अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डन ओनली वन क्वेश्चन, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 more क्वेश्चंस। आज के इस लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा 23rd, 4th और 25th क्वेश्चन को बना के रिव्यू क्वेश्चन का सेक्शन ख़त्म कर देंगे। आई नो, मुझे एहसास है इस चीज़ का कि हमारे इस 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमने समझने तो हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स रिव्यू तो करने हैं, तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स इसीलिए कुछ डिस्कशंस लंबी हुई हैं। स्टूडेंट्स बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला सवाल और इस चैप्टर का ये 23rd क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन सेज मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूलाज बताने हैं फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से शुरू करते हैं। सिंपल आपको फॉर्मूलाज और उनकी वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं कि 2 एंगल्स बना करते हैं। याद कीजिए, हमने इस रिव्यू क्वेश्चंस के सेशन में भी इस सिंपल माइक्रोस्कोप को एक दफ़ा देखा था और एक दफ़ा चैप्टर पढ़ते हुए भी डिटेल से पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो जिसे हम अपनी आंख की मदद से ऑब्जर्व करना चाहें, तो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट हमारी आंख के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, स्टूडेंट्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड एज थीटा, और दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज श्योरली अ स्मॉलर। और अगर आप इसी छोटे से ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारी आंख और आंख के आगे हमने रखा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से सिंपल माइक्रोस्कोप, और उस सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे ये ऑब्जेक्ट रखा जिसे हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, और ये उसका एक बड़ा इमेज हमारे सामने आ गया। स्टूडेंट्स अब जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज श्योरली ग्रेटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द प्रीवियस केस। इसे थीटा प्राइम कहा था। सो आपको यकीनन याद होगा इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड विद दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल सबटेंडेड विदाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज सिंपल द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि जो बनने वाली फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर है। ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज को कितने टाइम्स एनलार्ज करके दिखा सकता है। चलिए अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, रिकॉल कीजिए। द मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज m is equals to L over FO into 1 plus D over FE. So this is the formula of magnification for compound microscope. अब स्टूडेंट्स यहां पर L से क्या मुराद है? Here L is the length of microscope. इसे length of microscope भी कह सकते हैं और इसे distance between two lens भी कह सकते हैं। So distance between two lens भी कहा जा सकता है, यानी आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव का फासला। और स्टूडेंट्स FO क्या है? ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और माय डियर स्टूडेंट्स D क्या है? D वो फासला है जहां पर फाइनल इमेज बनेगा, इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं, और इस नियर पॉइंट की लेंथ या इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई होती है स्टूडेंट्स। और FE क्या है? FE is simply called as
द फोकल लेंथ फॉर आई पीस। सो स्टूडेंट्स, तमाम चीजें अगर हमारे पास हो तो हम सिंपल मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का है, लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए अभी भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने नहीं लिखा। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, रिकॉल कीजिए, आप चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं। सो मैग्निफिकेशन फॉर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज सिंपली एफ ओ ओवर एफ ई। आमतौर पर इस टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ग्रेटर होती है, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। सो ग्रेटर फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर फोकल लेंथ, यू विल हैव द मैग्निफिकेशन पावर फॉर द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बट मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। अब हम मूव करेंगे इस चैप्टर के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन 12.24 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। हमें यहाँ पे फिर से एक रे डायग्राम को ड्रॉ करना है जिससे हम इंसानी आंख में बनने वाले इमेज को देख सकें। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। इस इंसानी आंख यानी ह्यूमन आई से बनने वाले इमेज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि कैमरा में इमेज कैसे बनती है। कैमरा में भी हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। स्टूडेंट्स, वो कॉन्वेक्स लेंस लाइट की रेज को पीछे फिल्म पर, फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस करता है और उस फोटोग्राफिक फिल्म पर लाइट की रेज जब फोकस होती है तो एक इमेज, एक तस्वीर उसमें इम्प्रिंट हो जाती है, जैसे नेगेटिव बोलते हैं, और बाद में उस नेगेटिव को बड़ा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिंपल है। इसी टेक्नोलॉजी से कुछ सिमिलर हमारी आंख भी है। स्टूडेंट्स, हमारी आंख में भी एक कॉन्वेक्स लेंस है जो लाइट की रेज को फोकस कर रहा है, बट दिस टाइम these rays are not focused on the photographic film. In fact, these are focused on the retina. My dear students, चलिए इसे यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी आंख का लेंस। स्टूडेंट्स, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलती हुई इस लेंस में से पास की और पास करके एक इमेज जो बना वो इस तरह से रेटिना पर बन गया। सो दिस मेम्ब्रेन, दिस थिन फिल्म इज रेटिना। जो इमेज यहाँ पर बनेगा वो सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ चंद बातों का इल्म आपको और भी होना चाहिए। हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक दफा से यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं। ये जो आप मेम्ब्रेन ऊपर देख रहे हैं, एक झिल्ली सी देख रहे हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉर्निया सिंपल एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू लाइट लेंस में से होती हुई आगे रेटिना पर इमेज बनाएगी। इस लेंस के आगे ये जो ओपनिंग, ये जो स्लिट आप देख रहे हैं, दिस स्लिट इज कॉल्ड एज द प्यूपिल। ये आयरिस का पार्ट है। आयरिस इस ओपनिंग को, इस प्यूपिल को कम या ज्यादा करने की सलाहियत रखता है। जब बहुत ब्राइट लाइट आती है तो ये आयरिस इस प्यूपिल को, इस ओपनिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और जब लाइट बहुत डिम हो तो आयरिस इस प्यूपिल को थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि हमारी आंख ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके और अंधेरे में भी हम किसी हद तक अपने विजन को सस्टेन कर सकें। स्टूडेंट्स, ये तो तमाम बातें हमारी आंख और उस आंख में बनने वाले इमेज की है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बात यहां पर खत्म नहीं हुई। मूव ऑन करेंगे अपने इस लेक्चर के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है और कैसे करनी है, हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमसे कह रही है
What is meant by the term nearsightedness and farsightedness? How can these effects be corrected? स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को हम अपने चैप्टर के पार्ट में तो डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन है तो हमें दोबारा से इनको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, दोबारा से ज़रा इनको समझना पड़ेगा। चैप्टर में इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए हमने तमाम चीज़ें डिटेल में देखी थी। नियर साइटेडनेस है क्या, नियर साइटेडनेस की डायग्राम और नियर साइटेडनेस की जो एलिमिनेशन है या उसका जो सोल्यूशन है वो भी हमने देखा था। अब मैं आपके साथ सिर्फ यहाँ पर नियर साइटेडनेस में आने वाली प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं नियर साइटेडनेस क्या होती है। याद कीजिए, हमने नियर साइटेडनेस कहा था कि नियर का वर्ड साइट की प्रॉब्लम में अगर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि उस शख्स को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को करीब की चीजें दिखाई देंगी, दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। स्टूडेंट्स, रिकॉल कीजिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट। फार पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं बियॉन्ड विच यू कैन नॉट सी, या वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप देख सकें वो फार पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल ह्यूमन आई की बात की जा रही है। अब नियर साइटेडनेस इज नॉट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, ये उस ह्यूमन आई का जिक्र होगा जो डिफेक्टेड हो। सो स्टूडेंट्स, डिफेक्टेड ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहता, फार पॉइंट थोड़ा सा करीब आ जाता है। सो उस आंख की रेंज इन्फिनिटी तक नहीं रहती, वो रेंज या वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसे इंसान देख सकता है वो रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस केस में अगर उस फार पॉइंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो तो इंसानी आंख देख लेगी, यानी उसकी नियर साइटेडनेस में करीब की नजर दुरुस्त है। ही कैन सी द क्लोज ऑब्जेक्ट्स। सो मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। वो क्लोज ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे। हाँ, वो ऑब्जेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स जो इस फार पॉइंट के बियॉन्ड हो, उससे बाहर पड़े हो, वो विजिबल नहीं होंगे, उनका एक ब्लरी सा इमेज बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इट इज बियॉन्ड द फार पॉइंट। अब इस केस में जो लाइट की रेज आ रही हैं हमारी आंख में मौजूद कॉन्वेक्स लेंस में से पास करने के बाद रेटिना से पहले ही फोकस कर गई हैं। सो इनका इमेज रेटिना पर क्लियर नहीं बनेगा, सो दे आर फोकस्ड बिफोर रेटिना, सो द इमेज विल बी ब्लर। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है नियर साइटेडनेस की। अ पर्सन कैन सी द क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार बिहाइंड द फार पॉइंट। स्टूडेंट्स, इसी वजह से इस नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, इसकी रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर लाइट की रेज कुछ पहले ही फोकस हो रही हैं, तो आपको लाइट की रेज को थोड़ा दूर फोकस करवाने के लिए थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा। सो डाइवर्ज करने के लिए आप यूज करेंगे डाइवर्जिंग लेंस। सो याद रखिएगा, द नियर साइटेडनेस कैन बी रिजॉल्व्ड, कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं और इन्हें कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट की रेज इस डाइवर्जिंग लेंस में से पास करने के बाद थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी, और वो डाइवर्ज्ड रेज जब दोबारा कॉन्वेक्स लेंस में से पास करेंगी तो फिर किसी खास पॉइंट पर फोकस होंगी, और वो खास पॉइंट हमारी आंख के रेटिना पर लाया करेगा और हमें इमेज बहुत क्लियर और फोकस्ड शार्प इमेज नजर आएगा। और स्टूडेंट्स, उन लाइट की रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ऐसा महसूस होगा कि वो एक ऐसे इमेज से आ रही है जो इमेज विद इन द फार पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी दिस वर्चुअल इमेज। सो स्टूडेंट्स, इस केस में हमने अपने उस नियर साइटेडनेस वाले प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया बाय यूजिंग द डाइवर्जिंग लेंस।
स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि दिस डाइवर्जिंग लेंस कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस वो हैं जो आंख के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं, तो ये इन कॉन्टैक्ट लेंस की सूरत में भी रखा जा सकता है और स्पेक्टिकल्स यानी ग्लासेस की सूरत में भी रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम और नियर साइटेडनेस के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम इन्हें चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे फार साइटेडनेस के प्रॉब्लम और उसकी करेक्शन पर। चलिए मेरे साथ। तो माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये रही हमारी फार साइटेडनेस को एक्सप्लेन करने वाली रे डायग्राम। स्टूडेंट्स अब यहां पर फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, फार साइटेडनेस में जो पेशेंट है वो शख्स जिसकी डिफेक्टेड आई को हम स्टडी कर रहे हैं वो दूर मौजूद चीजें तो देख सकता है। सो हम फार साइटेडनेस वाले पेशेंट के बारे में कह सकते हैं कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर मौजूद चीजें ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। वो चीजें जो करीब है वो नहीं देख सकता। स्टूडेंट्स अब वो चीजें जो करीब हों और देखी जा सकती हों वो मिनिमम कितने फासले पे होनी चाहिए? हमने कहा था कि वो ऑब्जेक्ट्स जो करीब तरीन पड़े हों और हम उन्हें देख भी सकते हों, दे शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। स्टूडेंट्स नियर पॉइंट क्या है? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई दिस नियर पॉइंट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल इंसानी आंख के लिए 25 सेंटीमीटर वो मिनिमम फासला है जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो इंसानी आंख उसे देख सकती है। अगर इस से ज्यादा करीब ऑब्जेक्ट ले आया जाए तो हमारी आंख उसका क्लियर इमेज नहीं बना सकती। स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नियर पॉइंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये नियर पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। सो इस नियर पॉइंट के बढ़ने के अमल को हम स्टूडेंट्स फार साइटेडनेस कहते हैं। दैट द पेशेंट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट he cannot see the objects which are close to the human eye. स्टूडेंट्स अब इस केस में होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नियर पॉइंट है और ऑब्जेक्ट विद इन द नियर पॉइंट पड़ा हुआ है। इस केस में जो लाइट की रेज इसमें से निकल रही हैं वो फोकस तो हो रही हैं मगर देयर फोकस बियॉन्ड रेटिना, वो रेटिना से भी बाहर फोकस होंगी, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो रेटिना पर फोकस नहीं कर रही। स्टूडेंट्स क्योंकि वो रेटिना पर फोकस नहीं हो रही लिहाजा उसके माइंड, उसके ब्रेन तक जो इमेज का सिग्नल जाएगा वो क्लियर नहीं होगा, उसे इमेज ब्लर दिखाई देगा। अब इस प्रॉब्लम को हमने फार साइटेडनेस तो कह दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टूडेंट्स क्योंकि ये लाइट की रेस प्रॉपरली फोकस नहीं हो रही, दूर जाकर फोकस हो रही हैं, हम चाहते हैं कि पहले ही रेटिना पर फोकस हो जाएं। सो जल्दी फोकस करने के लिए हमने एक बड़ा कन्वर्जिंग लेंस यूज किया, यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट फार साइटेडनेस कैन बी एलिमिनेटेड और इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। होगा क्या स्टूडेंट्स? अगर ऑब्जेक्ट विद इन द नियर पॉइंट पड़ा है उससे आने वाली लाइट की रेज इस कन्वर्जिंग लेंस से गुजरने के बाद कुछ हद तक रिफ्रैक्ट यूं होंगी कि अब पहले से करीब आ जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और बाकी वो लाइट की रेज जब इंसानी आंख ह्यूमन आई के कॉन्वेक्स लेंस में दाखिल होंगी तो एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस्ड इमेज बनेगा। दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स अब ब्रेन कुछ इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा होगा कि वो लाइट की रेस इस ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि एक पीछे पड़े वर्चुअल इमेज से आ रही है। इस सूरत में हमें जो फाइनल इमेज रेटिना पर बनता दिखाई देगा वो क्लियर होगा और शार्प होगा। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी रेक्टिफाई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये तीनों सवालात
क्लियर हो चुके हैं। इनमें मौजूद कॉन्सेप्ट्स में अगर कहीं पर कमी पेशी रह गई थी तो वो आपके इन रिव्यू क्वेश्चंस की डिस्कशन के बाद क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनली आपके रिव्यू क्वेश्चंस का सेक्शन खत्म हुआ चाहता है। हम अगली बार मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज।